पप्पू एग्ज़ाम में फ़ेल होने के बाद में घर जाता है। घर पे जाने के बाद में पप्पू के पापा पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ, रिजल्ट का क्या हुआ। तो पप्पू कहता है कि पापा सरपंच जी का लड़का फ़ेल हो गया। तो पप्पू की माँ पूछती है कि बेटा तेरे रिजल्ट का क्या हुआ। तो पप्पू कहता है कि माँ आपकी सहेली रीना आंटी की लड़की भी फ़ेल हो गई। तो माता पिता दोनों ही पूछते हैं कि बेटा तेरे रिजल्ट का क्या हुआ। तो पप्पू कहता है जब सचिन तेंदुलकर ही 10वीं में पास नहीं हुआ तो मैं क्या चीज़ हूँ। तो यहाँ पे पप्पू के द्वारा जो युक्ति अपनाई गई है उसे हम क्या कहते हैं, रक्षात्मक युक्तियाँ या रक्षा युक्तियाँ, डिफेंस मैकेनिज्म। और आज अपन पढ़ेंगे डिफेंस मैकेनिज्म, जिनको मानसिक मनोरचना भी कहते हैं, समायोजन तंत्र भी कहते हैं, इनको प्रतिरक्षण प्रणाली भी कहते हैं, आत्म सुरक्षा अभियांत्रिकी भी कहते हैं। यह है सिगमंड फ्रायड और उनकी जो पुत्री थी जिसका नाम है अन्ना फ्रायड, उनके द्वारा कुछ युक्तियां बताई गई है, कुछ युक्तियां दी गई है। कंपटीशन में अपन बहुत सारी युक्तियों की बात करते हैं, लेकिन आरबीसी की जो किताब है उसके अंदर 6 प्रकार की युक्तियां बता रखी है और इन 6 के अंदर से डायरेक्टली आपके एग्जाम में प्रश्न जरूर आ सकता है। तो इनको तो विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि रक्षा युक्तियाँ, समायोजन तंत्र, मानसिक मनोरचनाएं के लो, प्रतिरक्षण प्रणाली के लो, आत्म सुरक्षा अभियांत्रिकी के लो, ये चीज़ है क्या, ये होती क्या है। तो सबसे पहले इसके समझो रक्षा युक्तियाँ। व्यक्ति जब मानसिक मनोरोगों से ग्रसित हो जाता है, मानसिक मनोरोग की बात आ रही है, जैसे तनाव हुआ, दबाव हुआ, दुश्चिंता हुआ, भगनासा हुआ, कुंठा हुआ, संघर्ष हुआ, इस प्रकार के मानसिक मनोरोगों से व्यक्ति ग्रसित हो जाता है, तो इनको दूर करने के लिए या अपने आप को क्षणिक संतुष्टि प्रदान करने के लिए वो जो उपाय अपनाता है उसे अपन कहते हैं रक्षात्मक युक्तियाँ। अपन दैनिक जीवन में अपनाते नहीं अपनाते हैं। बहुत बार अपन से कोई काम नहीं होता है या कोई कार्य नहीं हुआ या कोई बच्चा फेल हो जाता है तो अपने को कहता ना कि यार बेटा फेल कैसे हो गया। तो बच्चा क्या कहता है कि फेल तो होना ही था, पेपर कठिन ही इतना आया, फेल तो होना ही था, लॉकडाउन में पेपर कराने का ही नहीं था लेकिन पेपर करा दिया, फेल तो होना ही था। इस प्रकार से वो क्या करता है, एक तरीके से बहाने बनाता है। उसे अपन क्या कह सकते हैं, रक्षा युक्तियाँ कह सकते हैं, उपाय कह सकते हैं। तो 2 प्रकार के उपाय अपनाए जाते हैं। एक उपाय को अपन बोलते हैं प्रत्यक्ष उपाय और एक होता है अप्रत्यक्ष उपाय। प्रत्यक्ष उपाय और अप्रत्यक्ष उपाय। जब अपन समायोजन का टॉपिक पढ़ेंगे तो इसको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ अपना उद्देश्य आरबीसी की जो क्लास में जो मैटर दे रखा है उसको समझना है। प्रत्यक्ष उपाय की बात करें तो प्रत्यक्ष उपाय का मतलब है जो चीज़ें, जो परिस्थितियाँ अपने को तनाव देती है, दबाव देती है, दुश्चिंता देती है या बगनासा या कुंठा या संघर्ष से अपने को ग्रसित करती है, अगर अपन ने डायरेक्टली ऐसा उपाय अपनाया है जिससे इन परिस्थितियों से अपन दूर हो जाए तो अपन मानसिक मनोरचना अपनाकर अपन क्या करते हैं, संतुष्टि प्राप्त करते हैं। और एक होता है अप्रत्यक्ष उपाय। तो प्रत्यक्ष उपाय के अंदर मुख्य रूप से जैसे जो बाधा अपने सामने है तो उस बाधा को दूर कर लेना, जो लक्ष्य अपने को नहीं मिल रहा है लक्ष्य को प्रतिस्थापन करने ला, अपने लक्ष्य जिसका अपने को पाना है, जिसके लिए अपन प्रयत्न करने हैं उसका गहनता से विश्लेषण करना, एक निर्णय लेना, ये सारे किसमें आ जाते हैं, प्रत्यक्ष उपाय में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं किसकी, रक्षात्मक युक्तियाँ की। ये किसके अंदर आता है, अप्रत्यक्ष उपाय में। तो आपके आरबीसी की 11वीं की किताब में 6 प्रकार की युक्तियाँ बता रखी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये 6 युक्तियाँ आपको समझना है। यहाँ से अप्लाइड प्रश्न भी आ सकता है, फैक्चुअल प्रश्न भी आ सकता है। तो सबसे पहले ध्यान में रखना रक्षात्मक युक्तियाँ क्या होती है। तो व्यक्ति जब मानसिक मनोरोगों से ग्रसित हो जाता है तो उस समय जो व्यक्ति अपनाता है, जो युक्तियाँ अपनाता है, जो उपाय अपनाता है उसे अपन क्या कहते हैं, रक्षात्मक युक्तियाँ कहते हैं। जैसे आरबीसी की किताब में जो युक्ति दे रखी है उनकी अपन बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन अंतर्वेशन। ये इंपॉर्टेंट है और ये मेरे को लगता है कि आगामी शिक्षक भर्ती प्रतियोगिता में आ सकता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रोजेक्शन। ये क्या होता है, जब अन्य व्यक्ति के व्यवहार को स्वयं के व्यवहार की तरह अपनाया जाता है तो उस युक्ति को कहते हैं अंतर्वेशन। जब दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार के अनुसार अपन अपने व्यवहार के अंदर जो है उसके व्यवहार को अपना लेते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, अंतर्वेशन कहते हैं। ऐसा करके अपन जो है मानसिक मनोरोग है, चाहे वो
तनाव हो, चाहे वो दबाव हो, चाहे वो दुश्चिंता हो, बगनासा हो, कुंठा हो, है ना, संघर्ष हो, द्वंद्व हो, इससे अपन क्या करते हैं, निजात पाते हैं। क्षणिक अपने को क्या मिलती है, संतुष्टि मिलती है, अगले वाले को भी मिलती है। तो इस प्रकार की युक्ति होती है जिसे अपन क्या कहते हैं, अंतर्वशन कहते हैं। अब ये आपको परिभाषा से नहीं समझ में आ रही, लेकिन एग्जाम्पल से, सिंपल से समझ में आ जाएगी कि अंतर्वेशन होता क्या है। एग्जाम्पल, ये जितने भी आपके जो है अप्रत्यक्ष उपाय है, उसके आपको एक एक एग्जाम्पल जो ध्यान में रखने हैं, आपको अपने आप ही वो सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, याद आ जाएगी। अंतर्वेशन की बात करें, जैसे दूसरों के दुख में दुखी होना, दूसरों के दुख में दुखी होना। तो ऐसा करके क्या करते हैं अपन, समायोजन करते हैं, समायोजन स्थापित करते हैं। दूसरों के दुख में कैसे दुखी होते हैं, जैसे आपने देखा होगा किसी की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पे बैठक लगाई जाती है, बैठक में महिलाएं जाती है, तो महिलाएं 1 किलोमीटर दूर से ही रोना क्या कर देती है, प्रारंभ कर देती है, और घर में भी रोती है, जोर जोर से वो क्या करती है, रोती है। ठीक है, दुख भी होता है, लेकिन यहाँ पे युक्तियों की बात कर रहे हैं समझने के हिसाब से, इसको अदरवाइज नहीं लेना है। तो वो क्या करती है, दूर से ही रोने लग जाती है, अरे बार रे हमारी मासी चलगी, बसगी, लुढ़गी, सलटगी, इस प्रकार से 1 किलोमीटर दूर से वो क्या करती है, रोना स्टार्ट कर देती है। यानी कि वो दूसरे के व्यवहार के अकॉर्डिंग अपना क्या कर रहे हैं, व्यवहार परिवर्तन कर रहे हैं। इस प्रकार की युक्ति क्या कहलाती है, अंतर्वेशन कहलाती है। दूसरों के व्यवहार के अनुसार खुद के व्यवहार में परिवर्तन लाना। बहुत बार आपने देखा होगा जो लड़के जो होते हैं वो जिम करके आते हैं, पतले दुबले, बिल्कुल ऐसे ठींगटी की तरह, ठीक है, जिम करके आते हैं, लेकिन ऐसे कांच में, जिम वाले कांच में वैसे तो एक्स्ट्रा लार्ज दिखाई देता है, और ऐसे देखते हैं मसल वसल, बॉडी बॉडी, क्या बात है, इस प्रकार से वो देखते हैं। ठीक है, तो वो अपने आप को सलमान खान समझ लेते हैं कि हमारी बॉडी जो है जिम करने के बाद कैसी हो गई, सलमान खान की तरह हो गई, ऋतिक रोशन की तरह हो गई, है ना, इस प्रकार से। तो वहाँ पे ऐसा करके वो अपने आप को थोड़ा सा क्या करते हैं, संतुष्टि प्रदान करते हैं, वो अपने आप को क्या करते हैं, संतुष्टि प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, किसका वो प्रयोग कर रहे हैं, अंतर्वेशन का। किसका प्रयोग कर रहे हैं वो, अंतर्वेशन का। बहुत बार आपने देखा होगा कि बहुत से जो योगी होते हैं, संत होते हैं, महात्मा होते हैं, उसमें कुछ अच्छे गुण आ जाते हैं, कुछ शक्तियाँ आ जाती है, तो वो अपने आप को ईश्वर समझने लग जाता है। तो वहाँ पे भी वो किस युक्ति का प्रयोग कर रहा है, अंतर्वेशन युक्ति का। इसको और अच्छे से समझते हैं, माता पिता के व्यवहार को बच्चा हूबहू क्या कर लेता है, अपना लेता है, और ऐसा समझता है कि मैं माता पिता के अनुसार चल रहा हूँ, उनके व्यवहार के अनुसार कार्य कर रहा हूँ, इससे मेरे माता पिता क्या होंगे, खुश होंगे। तो वो अपने आप को क्या कर लेता है, माता पिता के व्यवहार के अनुसार अंतर्वेशित कर लेता है। तो इस प्रकार की युक्ति को अपन कहते हैं अंतर्वेशन। क्या कहते हैं, अंतर्वेशन। तो समझ में आ गया, दूसरों के व्यवहार, अन्य व्यक्ति के व्यवहार को स्वयं के व्यवहार की तरह अपनाया जाता है। इस प्रकार की युक्ति को अपन क्या कहते हैं, अंतर्वेशन कहते हैं। बहुत सी लड़कियां जो है साड़ी पहनकर अपने आप को कैटरीना कैफ या प्रियंका चोपड़ा या रानी मुखर्जी पता नहीं क्या क्या समझने लग जाती है। एक्चुअल में होती नहीं है, लेकिन समझने लग जाती है उस तरह की, उनकी तरह की क्या साड़ी पहनकर। तो वहाँ पे वो किस युक्ति को काम में ले रही है, अंतर्वेशन। ऐसा करके वो अपने आप को संतुष्टि प्रदान करती है, अपने आप को दिलासा देती है। तो ये युक्ति हो गई है अंतर्वेशन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंट्रोजेक्शन। इसके आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट युक्ति की, तर्क संगतिकरण, रेशनलिज्म। तर्क संगतिकरण, तर्क संगतिकरण, इसको औचित्य स्थापन भी कहते हैं, इसको युक्तिकरण भी कहते हैं, युक्तिकरण भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको रेशनलिज्म भी कहते हैं। इसके अलावा इसको परिमेयकरण भी कहते हैं, परिमेयकरण भी कहते हैं, इसको तार्किकरण भी कहते हैं, करण भी कहते हैं। यह भी एक मानसिक मनोरचना है, रक्षात्मक युक्तियां हैं। इसमें भी व्यक्ति क्या करता है, जब किसी वस्तु को पाना चाहता है, किसी लक्ष्य को पाना चाहता है, किसी पद को पाना चाहता है, किसी कारणवश वो पद या लक्ष्य या वस्तु उसको नहीं मिलती है, तो उस मूल वस्तु में, उस मूल लक्ष्य में, उस मूल पद के अंदर वो क्या निकालता है, कमी निकालता है। इस प्रकार की युक्ति अपनाकर अपने आप को संतुष्ट करता है, उसे अपन क्या कहते हैं, तर्क संगतिकरण कहते हैं। यहाँ पे वो तर्क देता है। जैसे आपने बचपन में एक कहानी सुनी होगी कि लोमड़ी होती है, लोमड़ी भूखी होती है, वह एक अंगूर के पेड़ के पास जाती है, अंगूर को पाने की कोशिश करती है, बहुत कोशिश करने के बाद में वो उसको पा नहीं सकती, क्योंकि वो उसकी पहुंच से क्या होते हैं, दूर होते हैं। तो अंत में वो लोग लोमड़ी क्या कहते हैं कि अंगूर ही क्या है, खट्टे हैं। यानी कि उस मूल लक्ष्य या मूल पद में उसने क्या निकाल दी, कमी निकाल दी। ऐसा करके अपने आप को वो क्या कर रही है, संतुष्टि दिला रही। क्या कर रही है, संतुष्टि दिला रही। आपने देखा होगा बहुत सी बार जो है परीक्षार्थी जो तैयारी करते हैं वो किसी कारणवश जो है नौकरी नहीं लगते हैं। जैसे मान लो किसी ने रीट का एग्जाम दिया होगा 2018 में और वो 2018 में फेल हो गए,
तो वो उससे जो है उसके दोस्त पूछते हैं कि यार क्या बात हो गई, कैसे फॉलो गए? अरे इस नौकरी में रखा है क्या, मेरे को तो फर्स्ट ग्रेड में जाना था, मेरे को तो आरएस बनना था, मेरे को तो आईएएस बनना था। तो उसने क्या किया, उस रीड की वैकेंसी में क्या निकाल दी, कमी निकाल दी, मूल पद में ही कमी निकाल दी। ऐसी जो युक्ति है उसे अपन क्या कहेंगे, तर्क संगतिकरण। बहुत बार होता ना कि यार जो कोई लड़की है, लड़की ने मना कर दिया, अरे उस लड़की में रखा ही क्या था, तो उस मूल वस्तु में उसने क्या निकाल दी, कमी निकाल दी, तो वो क्या हो गया, तर्क संगतिकरण। अब इसके अंदर आपको दो प्रकार के एग्जाम्पल मिलेंगे। कितने मिलेंगे, दो प्रकार के। एक अंगूर खट्टे का एग्जाम्पल, अंगूर खट्टे, और एक आपको एग्जाम्पल मिलेगा नींबू मीठे। नींबू मीठे, अंगूर खट्टे और नींबू मीठे, ये दो प्रकार के इसमें एग्जाम्पल मिलते हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा समझ ली कि जब व्यक्ति को कोई मूल पद या वस्तु या कोई लक्ष्य नहीं मिलता है तो उस वस्तु, मूल पद या लक्ष्य के अंदर जो कमी निकाल देना और जो युक्ति अपनाई जाती है तर्क देते हुए, उसे अपन क्या कहते हैं, तर्क संगतिकरण कहते हैं। दो प्रकार के इसमें आपके अप्लाइड प्रश्न में पूछे जा सकते हैं, एक अंगूर खट्टे और एक कौन सा है, नींबू मीठे का। अंगूर खट्टे का उदाहरण देखे, अंगूर खट्टे का जैसे एक उदाहरण तो अपन ने लिया था लोमड़ी वाला। किसका लिया था, लोमड़ी वाला। मूल वस्तु या पद का नहीं मिलने पर उस मूल वस्तु पद में ही कमी निकाल देना, वो क्या कहलाता है, अंगूर खट्टे का उदाहरण कहलाता है। किसके अंदर आएगा, तर्क संगतिकरण का। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान ले किसी व्यक्ति ने जो है, किसी परीक्षार्थी ने तैयारी की है, किसी नौकरी के लिए तैयारी की है, वो नौकरी उसको नहीं मिलती है। जैसे किसी ने नौकरी की तैयारी की और किसकी की, मान लो थर्ड ग्रेड रीट की तैयारी की, किसकी की, रीट की, और रीट में वो क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। तो रीट की वैकेंसी में वो क्या निकाल देगा, कमी निकाल देगा। वो तर्क देगा कि रीट की वैकेंसी में रखा है क्या, मेरे को तो सेकंड ग्रेड में जाना था, मेरे को फर्स्ट ग्रेड में जाना था, इस प्रकार का वो तर्क देगा। तो ये युक्ति क्या कहलाएगी, आपकी तर्क संगतिकरण। और उदाहरण कौन सा हो गया, अंगूर खट्टे। अब इसको समझना है कि नींबू मीठे का उदाहरण कौन सा है, जब व्यक्ति तर्क भी दे रहा है और अपनी दयनीय स्थिति को अच्छा बताता है। अच्छा बताना यानी कभी उसकी कोई मूल वस्तु, पद या लक्ष्य नहीं मिल रहा है और खुद की दयनीय स्थिति को अच्छा और बता रहा है, वो जो उदाहरण हो जाएगा वो हो जाएगा नींबू मीठे का। किसका उदाहरण हो जाएगा, नींबू मीठे का। जैसे मान लो एक क्लर्क है बैंक के अंदर और उसका किसी कारणवश जो है मैनेजर की पद पे क्या नहीं हुआ है, प्रमोशन नहीं हुआ, मैनेजर की पोस्ट पे उसका प्रमोशन नहीं हुआ। तो वो क्लर्क जो है वो क्या कहता है, अरे बढ़िया रहा, मेरा मैनेजर की पोस्ट पे क्या नहीं हुआ, प्रमोशन नहीं हुआ, इस पद में मेरे क्या है, मजे ही मजे हैं। कम से कम अगर मैं मैनेजर बन जाता तो दुनिया भर की जो है मेरे मुसीबतें आ जाती, काम का जो वर्क लोड हो जाता, इतना सारा काम आ जाता, मैं किस प्रकार से करता। अपने एलडीसी की पोस्ट में तो बहुत ही क्या है, मजे ही मजे। यानी कि उसने खुद की जो दयनीय स्थिति है, खुद में कमी थी, खुद में दोष था, वो तो उसने क्या कर दिया, उसने अवॉइड कर दिया। लेकिन खुद की दयनीय स्थिति को फिर वो क्या बता रहा है, अच्छा बता रहा है। ये किसका उदाहरण है, नींबू मीठे का। समझ में आ गया। इसको एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। जैसे किसी की शादी होने वाली थी, शादी में ये बात तय हो गई कि उसको जो है दहेज में क्या दी जाएगी, मोटरसाइकिल दी जाएगी। और बहुत खुशी में उसने अपने दोस्तों को बता दिया कि मेरे शादी में तो मेरे ससुराल वाले हैं जो मोटरसाइकिल देंगे, मोटरसाइकिल देंगे, मोटरसाइकिल देंगे। शादी हुई, शादी के दिन पता चला कि मोटरसाइकिल की जो है, मोटर गलत शब्द यूज में ले लिया गया था, उसको तो साइकिल दी जा रही है। क्या दी जा रही है, साइकिल दी जा रही है। शादी भी हो गई, ठीक है। अब उसके दोस्त पूछते हैं, अरे कहाँ गई तेरी मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल का क्या हुआ। तो फिर वो क्या कहता है, अरे बढ़िया रहा यार, मोटरसाइकिल नहीं मिली, साइकिल ही ठीक है अपनी। तो कम से कम शरीर की जो है व्यायाम तो हो जाता है, शरीर का व्यायाम तो हो जाता है ना। तो इस प्रकार का वो क्या देता है, तर्क देता है कि साइकिल से कम शरीर का क्या हो जाता है, व्यायाम हो जाता है। अब उसने खुद की दयनीय स्थिति को क्या बता दिया, अच्छा बता दिया। ये किसका उदाहरण है, नींबू मीठे का उदाहरण है। तो समझ में आ गया होगा। तर्क संगति का मतलब क्या होता है कि जो वस्तु, मूल वस्तु हो गया, पद हो गया, कोई चीज़ अपने को नहीं मिल रही है, या तो उसमें अपन क्या निकाल रहे हैं, कमी निकाल रहे हैं, ठीक है। और उसके अंदर भी अपने के कितने एग्जाम्पल आ जाएंगे, 2 एग्जाम्पल आ जाएंगे। कमी निकाल दिया तो अंगूर खट्टे वाला उदाहरण हो जाएगा, और कमी भी निकाल रहे हैं और खुद के अंदर अपनी जो खुद की दयनीय स्थिति है उसको अपन अच्छा बता रहे हैं, तो वो किसका उदाहरण हो जाएगा, नींबू मीठे का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। तो इसे तर्क संगतिकरण, औचित्य स्थापन, युक्तिकरण भी कहते हैं, परिमेयकरण भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेशनलिज्म। आगे बात करें अपने आरबीसी की किताब के अनुसार, तो दमन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रेशन, दमन। अब ये दमन क्या होता है, व्यक्ति के जीवन में जो भी कटु अनुभूतियां हैं, जो भी पुरानी बातें हैं, जो भी जीवन के सत्य हैं, जिन्हें वो बलपूर्वक भुला देता है, दबा देता है, उस युक्ति को कहते हैं दमन।
जैसे इसको ऐसे समझो, परिवार के अंदर किसी की क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है, किसी की क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। अब मृत्यु होने के बाद में परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनको गहरा क्या लगता है, आघात लगता है। उसके गम में वो कुछ दिन जो है विचलित रहते हैं। उसके बाद में एक समय ऐसा आता है कि उस सदस्यों को भुला दिया जाता है, उनकी यादों का दमन कर दिया जाता है और ये तय कर लिया जाता है कि इस प्रकार से ज़िंदगी नहीं चलेगी। ज़िंदगी चलाना है तो हमें अलग तरीके से जीना पड़ेगा, पुरानी चीज़ों को भूलना पड़ेगा। तो पुरानी बातों को, कटु अनुभूतियों को, जीवन के सत्यों को, ये घटनाएं हैं, इनको बलपूर्वक दबा देना, बलपूर्वक बुला देना, बलपूर्वक बुला देना, ये जो युक्ति कहलाती है इसे अपन कहते हैं दमन। क्या कहते हैं दोस्तों, दमन कहते हैं। दूसरा उदाहरण और लेते हैं, जैसे एक प्रेमी है और एक क्या है, प्रेमिका है, और दोनों के बीच में क्या चल रहा है, आपको भी पता है, जो भी चल रहा है खतरनाक चल रहा है, खतरनाक चल रहा है। तो दोनों ने क्या किया है कि जिएंगे तो साथ, मरेंगे तो साथ, ये वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन होता क्या है, होता यह है कि प्रेमिका की क्या हो गई है, शादी हो गई। क्या हो गई है, शादी हो गई। अब प्रेमिका की शादी हो गई, शादी होने के बाद में उसने जो है 7 फेरे भी लिए हैं, अच्छा उसको पति भी मिल गया है, कुछ समय के बाद में उसके बच्चे भी हो गए, एक अलग क्या हो गया, परिवार हो गया। तो अब उसको बुलाना तो पड़ेगा। अगर उसको दूसरा परिवार चलाना है, नई ज़िंदगी चलानी है, तो इसे पुरानी चीज़ को क्या करनी पड़ेगी, भुलानी पड़ेगी। तो ये प्रेमिका उस चीज़ को बलपूर्वक क्या कर देती है, भुला देती है। या उल्टा कर लो, प्रेमी प्रेमिका को क्या कर देता है, भुला देता है ना। तो बलपूर्वक जो पुरानी बातें हैं, कटु सत्य हैं, कटु अनुभूतियाँ हैं, उनको बलपूर्वक भुला देना, यह युक्ति कहलाती है दमन। क्या कहलाती है दोस्तों, दमन कहलाती है। एक छोटा सा उदाहरण और लेते हैं, जैसे किसी महिला की शादी हो गई। किसकी शादी हो गई, महिला की शादी हो गई। शादी से पहले वो गुटखा खाती थी, मिराज खाती थी, तृप्ति का नया एहसास, जर्दा मिराज खाती थी। कौन खाती थी, महिला खाती थी। लेकिन क्या शादी के बाद भी खाएगी, खा सकती है चोरी छुपे, लेकिन ओपनली नहीं खा सकती है। तो शादी के बाद में अब वो अपनी आदत है, उस आदत को वो क्या कर देती है, छोड़ देती है। उसकी जो इच्छा है, अतृप्त इच्छा, उसको वो क्या कर देती है, भुला देती है। ऐसी युक्ति को अपन क्या कहते हैं, दमन कहते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सी बार जो कुंवारी जो लड़कियां होती है, उनकी जो वेशभूषा जो होती है, कपड़ा जो है, कपड़े पहनने का जो सेंस होता है वो अलग होता है। और शादी के बाद में कपड़े पहनने का जो तरीका होता है, या जो कपड़े पहने जाते हैं, जो वेशभूषा पहनी जाती है, वो बिल्कुल क्या होती है, अलग होती है। तो पहले में बाद में क्या चेंजेज हो जाते हैं। लड़कियां दमन कर देती है, अपनी इच्छाओं का दमन कर देती है, ठीक है, अपनी जो भी पुरानी बातें हैं उनको भुला देती है। तो इस प्रकार का जो ये है आपका वो क्या कहलाएगा, दमन कहलाएगा। फिर आगे बात करते हैं अपन प्रतिस्थापन। नेक्स्ट बात करते हैं अपन प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन नेक्स्ट युक्ति की बात करें, प्रतिस्थापन, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। अब ये कौन सी युक्ति है, व्यक्ति अपने आक्रोश को ऐसे व्यक्तियों पर उतारता है जिससे वापस से पुनः आक्रमण की कोई गुंजाइश नहीं होती है। इस प्रकार की युक्ति को अपन क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन। जैसे एक महिला शिक्षक है, क्या है, महिला शिक्षक के घर में लड़ाई हो गई है, हस्बैंड और वाइफ के बीच में हाथापाई हो गई है। अब महिला शिक्षक घर से कहाँ गई है, स्कूल गई है। तो घर का गुस्सा वो स्कूल पर उतारती है, बच्चों पर उतारती है, और जाके वो क्या करती है, बच्चों को पीटने का काम करती है। वहाँ पे वो कौन सी युक्ति को काम में ले रही है, प्रतिस्थापन। ऐसा करके अपने आक्रोश को वो क्या करती है, हल्का करती है। क्या करती है, हल्का करती है। दूसरा उदाहरण से समझते हैं, दूसरे उदाहरण से, एक महिला शिक्षक ने एक लड़कियों को पीट दिया। किसको पीट दिया, लड़की को पीटा। वो लड़का अपने घर पर जाकर, क्योंकि वो जो लड़का है महिला को तो पीट ही नहीं सकता, शिक्षक को तो कुछ कह ही नहीं सकता, तो वो लड़का अपने घर पे जाकर छोटे भाई बहन पर अपना आक्रोश उतारता है और उनको वो क्या कर देता है, धो देता है। ऐसी युक्ति को अपन क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन कहते हैं। तो प्रतिस्थापन का मतलब समझ गया, अपने आक्रोश को ऐसे व्यक्तियों पर उतारना जिससे पुनः आक्रमण की कोई गुंजाइश नहीं हो। ऐसी युक्ति को अपन क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन। माता पिता के द्वारा जब लड़कियों को डांट दिया जाता है तो लड़कियां कमरे में जाकर क्या करती है, तकियों को पीटती है। किसको पीटती है, तकियों को पीटेगी, या अपने बालों को क्या कर देगी, बिखेर देगी, या अपने बालों को क्या कर देगी, काट
देगी, या किसी गार्डन में जाकर, घर घर में गार्डन है तो गार्डन में जाकर फूल पत्तियों को क्या कर देगी, तोड़ देगी, या वस्तुओं को क्या कर देगी, बिखेर देगी। तो इस प्रकार की जो युक्ति है वो कौन सी है, प्रतिस्थापन। कौन सी है, प्रतिस्थापन। तो ऐसा करके व्यक्ति क्या करता है, अपने आक्रोश को हल्का कर लेता है। तो ये भी एक आपकी क्या है, मानसिक मनोरचना है, जिसको इंग्लिश में अपन क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट बात करें प्रक्षेपण। नेक्स्ट युक्ति की बात करें प्रक्षेपण। प्रक्षेपण, प्रक्षेपण। इसके पहले अपन ने इंट्रोजेक्शन, इंग्लिश में क्या पढ़ा था, इंट्रोजेक्शन, और इसको अपन बोलते हैं प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या पढ़ते हैं अपन, प्रोजेक्शन, प्रक्षेपण। अब ये प्रक्षेपण क्या होता है, जब व्यक्ति में खुद में कमी होती है, खुद में दोष होता है, लेकिन वह किसी अन्य माध्यमों पर दोष आरोपित करता है, ऐसी युक्ति को अपन कहते हैं प्रक्षेपण। यानी स्वयं में कमी, स्वयं में कमी या दोष को दूसरे माध्यमों पर आरोपित करना, ये क्या कहलाता है, प्रक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रक्षेपण। जैसे आपने देखा होगा कि क्रिकेट में जो एक खिलाड़ी है अच्छे से क्रिकेट नहीं खेल पा रहा है, अच्छे से बैटिंग नहीं कर पा रहा है, तो बार बार वो क्या करता है, बैट को देखता है, बैट को ज़मीन पर क्या करता है, ठोकता है। यानी कि वो ऑडियंस को ये समझाना चाह रहा है, दूसरों को ये बताना चाह रहा है कि मेरे अच्छे नहीं खेलने का कारण ये बैट है। आपकी कमी किस में है, खुद में है, लेकिन खुद की कमी नहीं बता रहा, वो किसकी बता रहा है, बैट की बता रहा है। ये किसका उदाहरण है, प्रक्षेपण का। एक युक्ति आपने सुनी होगी, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ये युक्ति पढ़ी होगी आपने कि जिसको नाच नहीं आता है वो क्या कहता है कि ये आंगन ही टेढ़ा है। शादी का माहौल है, एक जो व्यक्ति नाचने जाता है और अच्छे से नाच ही नहीं पा रहा है, फिर बाद में क्या बात होगी, अरे यार ये जो है ये डांस फ्लोर ही क्या है, टेढ़ा मेढ़ा है, ये जो है जगह नाचने की आंगन ही क्या है, टेढ़ा है, वरना मैं खतरनाक डांस करता, माइकल जैक्सन को फेल कर देता। यानी कि नाचना तो खुद को नहीं आता है, लेकिन आंगन को क्या बता रहा है, वो टेढ़ा बता रहा है। दोष खुद में है, लेकिन कमी किस में बताई जा रही है, आंगन में बताई जा रही है। ऐसी युक्ति को अपन क्या कहेंगे, प्रक्षेपण। चरित्रहीन जो व्यक्ति होता है वो दूसरों को भी चरित्रहीन ही कहता है, दूसरों को चरित्रहीन मानता है। ये कैसी युक्ति है, प्रक्षेपण। कौन सी है, प्रक्षेपण। और एक अंत में अपन बात करते हैं लास्ट युक्ति की। ऐसे युक्तियां तो बहुत सारी है, प्रत्यक्ष उपाय। जब अपन समायोजन का टॉपिक पढ़ेंगे तो इसको और गहनता से अपन अध्ययन करेंगे, डीपली अध्ययन करेंगे। यहाँ पे 6 प्रकार की जो युक्तियां हैं RBSC के अंदर वो अपन है। तो लास्ट में अपन बात करते हैं प्रतिक्रिया निर्माण। प्रतिक्रिया निर्माण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्शन फॉर्मेशन, रिएक्शन फॉर्मेशन, प्रतिक्रिया निर्माण। बहुत बार क्या होता है कि अपना जो व्यवहार है, जो स्वाभाविक व्यवहार है, नेचुरल व्यवहार है, ऐसी परिस्थिति अपने सामने होती है कि उन व्यवहार को अपन प्रदर्शित नहीं करते हैं, तो वहाँ पे एक अलग प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित किया जाता है। उसे अपन क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया निर्माण कहते हैं। यानी कि वो अपना नेचुरल व्यवहार नहीं होता है, केवल समाज में मान्य व्यवहार के अनुसार, मान्य व्यवहार करने के अनुसार समाज के लोगों को दिखाने के लिए अपन जो एक नकली व्यवहार करते हैं या अलग प्रकार का व्यवहार अपनाते हैं, वो कहलाता है, वो जो युक्ति कहलाता है वो है प्रतिक्रिया निर्माण। ऐसा करके समाज में अपन समायोजन स्थापित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझ में आएगा। एग्जाम्पल, एक सौतेली माँ, हालांकि माँ के लिए इस प्रकार की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे सौतेली माँ की बात हो रही। एक सौतेली माँ अपनी बच्ची, और बच्ची कौन सी है, सौतेली बच्ची से प्रेम नहीं करती है। अधिकतर आपने जो है केसेस देखे होंगे कि एक सौतेली माँ अपने सौतेली बच्चों से प्रेम नहीं करती है, लेकिन जब दूसरों के सामने जाते हैं या समाज के अन्य व्यक्तियों के सामने दिखावे स्वरूप वो क्या करती है, उससे प्रेम का दिखावा करती है, उसके साथ अच्छा व्यवहार करती है। वहाँ पे वो कौन सी युक्ति काम में ले रही है, तो वो है प्रतिक्रिया निर्माण। कौन सी युक्ति को काम में ले रही हो, प्रतिक्रिया निर्माण। जैसे आपने जो है कि छोटी सी लाइन सुनी होगी, मुँह में राम बगल में छुरा, मुंह में राम बगल में छुरा। ये युक्ति आपने देखी होगी। इसका मतलब क्या होता है कि मुंह में तो अच्छे शब्द है, लेकिन बगल में क्या है, छुरी है। यानी कि वो आपको
मारना चाहता है, हानि पहुंचाना चाहता है, ठीक है, आपके प्रति उसके जो व्यवहार है वो अच्छा नहीं है, यानी कि मुंह में तो क्या है, राम है, वो आपसे बोलेगा तो अच्छा अच्छा मीठा मीठा बोलेगा, लेकिन उसके दिमाग के अंदर जो है गलत बातें हैं, आपके जो आपको हानि पहुंचाना चाहता है। तो इस प्रकार की युक्ति कौन सी है, प्रतिक्रिया निर्माण। किशोरावस्था में आपने देखा होगा किशोर किशोरियाँ प्रौढ़ों को अपने मार्ग में क्या समझते हैं, बाधाएं समझते हैं, जो उनकी स्वतंत्रता से उनको रोकने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। वो इतना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन समाज के अंदर वो ऐसे जताते हैं, इस प्रकार से जताते हैं कि हम अपने दादा दादी, अपने माता पिता से इस तरीके से प्रेम करते हैं, फादर्स डे हो, मदर्स डे हो, है ना, ग्रैंड मदर डे हो, ग्रैंड फादर डे हो, इस प्रकार के। तो वो क्या करेंगे, दिखाएंगे, यानी कि वो कौन सी युक्ति काम में ले रहे हैं, प्रतिक्रिया निर्माण। कौन सी युक्ति काम में ले रहे हैं, प्रतिक्रिया निर्माण। एक आपने सुना होगा बगुला भगत। बगुला भगत, जो बगुला जो होता है वो तालाब के अंदर एक पाँव पे बिल्कुल ऐसे खड़ा हो जाता है कि जो मछलियाँ होती है वो समझती है कि यार इससे ज़्यादा सीधा साधा जानवर कोई हो ही नहीं सकता, और जैसे ही उसके पास में मछलियाँ आती है वो फटाक से चोंच मार के उनको क्या कर लेता है, पकड़ लेता है। तो ये युक्तियाँ किससे संबंधित है, ये प्रतिक्रिया निर्माण से। ध्यान में रखना, अगर इस प्रकार से अप्लाइड प्रश्न बन के आया है तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, किससे संबंधित है, प्रतिक्रिया निर्माण से संबंधित है। तो ये 6 जो आपकी युक्ति दे रखी है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में, वो आपको ध्यान में रखना है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी टॉपिक को समायोजन के टॉपिक में विस्तृत तरीके से गहनता से अपन और बाद में अध्ययन करेंगे। अभी RBSC के अनुरूप अपन ने अध्ययन किया है। थैंक यू, धन्यवाद।